तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ये है कि एक पुली है, पुली पुली के बारे में कुछ बातें तुम्हें बताई जाएंगी कि ये पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ऐसे। और एक मास ही है, ये M1 है, ये M2 है। सिंपलेस्ट केस ये है, सिंपलेस्ट पुली मास प्रॉब्लम यही होती है। तो पहली बात तो है कि हम लोग इसको यहाँ से ग्राउंड से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं ग्राउंड पर, और ये क्या डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? ये आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही थी सर उस टाइम। यस सर आ रही। अच्छा, तुम बोल दिया करो ना। एक्चुअली मेरा माइक ऑफ था और मैं बोले जा रहा था। फिर अब पता नहीं कैसे दोबारा से आया मेरे पास नोटिफिकेशन। तो चलो मैं दोबारा बोलता हूँ। मैं सब कुछ माइक ऑफ रह गया तो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। दोबारा बोलता हूँ सारी बातें। रुको एक मिनट। कूलिंग मास सिस्टम है, कंसेप्ट वही है जो हम लोगों ने अब तक सीखा है, उसी के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं उन चीजों को। एक पुली, सिंपलेस्ट पुली ये है, इससे इसको हैंग किया हुआ है। ये कोई फिक्स सपोर्ट है ना, फिक्स है ये। इसके दोनों साइड एक दो मास को हैंग किया हुआ है। तो वन मास इज सपोज M2 ले लेते हैं इसको, ये M1 है। M2 इज हैवी। एक मिनट रुकना, शायद ना बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ, एक सेकंड में फिर से करते हैं। एक मिनट रुकना बस। हाँ जी, अब ठीक है क्या? अब आवाज आ रही है? यस सर। यस तो सर। यस सर। देखिए, तो M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर आएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। सपोज इसका एक्सेलरेशन A है तो ये A से ऊपर जा रहा हो। कि एक स्ट्रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और चेंज इन पोजीशन, मैग्नीट्यूड इन चेंज इन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट विल बी सेम। इसका एफबीडी हमने कहा था कि एफबीडी बनाएंगे। स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग ये मासलेस, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है। मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली से मतलब ये है कि इस पुली के दोनों साइड, स्ट्रिंग तो दो साइड है ना, मासलेस तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड टेंशन जो है सेम रहेगी। और ये ऊपर एक हैंग किया, सपोज ये भी कोई स्ट्रिंग या रोड है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो भी बात कर लेते हैं। एक तो पुली तो ये हो गई, और दो मास ये हो गए हमारे, एक मास ये, एक मास ये। M1, M2, इनके ऊपर स्ट्रिंग लगी हुई, यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो पहली बात तो ये है कि जब ये पुली जो है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, तो पुली के दोनों साइड टेंशन टेंशन जो है सेम होगी। तो टेंशन इज इन M1 इस T, तो इस साइड भी टेंशन T, इस साइड भी टेंशन T, इसमें भी T और इसमें भी T, दोनों में T है। और मैंने बताया था कि टेंशन जो एक पुलिंग फोर्स है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको पुल करेगा M1 को, अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ भी टेंशन पुली के पुली भी पुल करता है हमेशा ना, पुली को नीचे साइड पुल कर रहा है ऐसे, इसको भी पुल करेगा, तो ये भी T है और ये भी T है।
मास ऑफ दिस पुली इज 0। और कौन कौन से फोर्स है कि M2G है, एक ही M1G है, और तो कोई फोर्स नहीं है। यही 2-3 चीजें हैं। अच्छा, एक एक्सेलरेशन लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस M2 इज डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 इन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो दोनों की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो इसकी इक्वेशन लिखेंगे इसकी। तो फर्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, इसको डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स जो भी है सारे लिख दो, M2G माइनस T, 2 फोर्स लगते हैं और कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर। और अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो M2G माइनस T इज एट रेस्ट, और अगर ये ब्लॉक मोशन में है तो M2G माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इक्वेशन नंबर 1। और दिस ब्लॉक सपोज अपवर्ड डायरेक्शन जो तुम्हारे मोशन की डायरेक्शन वो अपवर्ड है, तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं। तो T माइनस M1G, 2 ही फोर्स लगते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, तो टेंशन का साइन पॉजिटिव, M1G का साइन नेगेटिव, और कोई फोर्स नहीं है, 2 ही फोर्स है। और अपवर्ड डायरेक्शन में M1A है तो M1A ऊपर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2। पुली के लिए भी क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोगों को बहुत जगह पर मिलेगा पुली के T और यहाँ पर सपोज इसमें कोई टेंशन या फोर्स है वो F है। ये कोई क्लैंप हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, जो भी कुछ है, एक फोर्स F है। इसकी भी इक्वेशन लिखते हैं। तो अपर डायरेक्शन में F माइनस 2T, और ये पुली ना रेस्ट पर रहती है, ना तो नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, नो मोशन। तो F माइनस 2T इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेल रेस्ट पर रहती है तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ से आता है F इज इक्वल टू 2T। तो अगर पुली के ऊपर भी एक स्ट्रिंग और है या कोई क्लैंप किया हुआ है उसको किसी चीज से, तो वहाँ जो फोर्स लगेगा या वहां पर जो टेंशन आएगी, दैट विल बी is 2 times of the tension in the string through which the blocks are connected or hanged। तो 2 इक्वेशन यहाँ के दोनों को सोल्व अगर कर लें हम लोग, तो T से T कैंसिल हो जाता है। M2 minus M1 G is M2 plus M1 into G, sorry A। Acceleration is M2 minus M1 divided by M1 plus M2 into G। ये एक्सेलरेशन का ब्लॉक है, और ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन है सेम है, बस एक का अपवर्ड है एक का डाउनवर्ड है। दूसरा जो पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज टेंशन। अगर किसी भी इक्वेशन में हम टेंशन की ए की वैल्यू पुट कर दें तो टेंशन जो आती है वो आती है 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये तुम्हारी टेंशन 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। क्योंकि ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तो तुम्हें आएगी नहीं। पर जब तुम कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम देखोगे ना, तो वहां पर कुछ और मिलेगा। तो वहां पर ना एक सिंपलेस्ट केस ऑफ पुली मास सिस्टम तुम्हें मिल सकता है। अगर सिंपलेस्ट केस में मिलता है तो उस केस में तुम्हें एक्सेलरेशन, एंड एटलीस्ट फॉर दिस केस सिंपलेस्ट केस, एक्सेलरेशन ऑफ टेंशन याद होनी चाहिए। कि अगर सिंपलेस्ट केस है तुम्हारा, तो एक्सेलरेशन कितना है, डिफरेंस ऑफ मासेस और सम ऑफ मासेस। टेंशन तो ये है, ऊपर दोनों मास का डिफरेंस है, नीचे दोनों मास का सम है, इनटू जी। और सॉरी ये टी जो टेंशन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2, 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ भी है, दोनों जगह पर जी मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइड बाई सम ऑफ मासेस, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मासेस ओवर सम ऑफ मासेस इंटू जी। ये दोनों चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, सिंपलेस्ट केस है ये। इसके बाद हम आते हैं, इसको करने का एक तरीका और भी होता है ना, पुली मास सिस्टम को, वो हम देखते हैं। अगर किसी पुली मास सिस्टम में जो ब्लॉक्स हैं वो इस तरह से कनेक्ट है, उनका एक्सेलरेशन अगर सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखो एक केस और लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, कोई सरफेस है, और ये यहाँ एक पुली कनेक्ट है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ये ऑफ मास M2 M1, और ये एक यहाँ पर हैंगिंग ब्लॉक है M1 M2। तो पहले तो हम लोग इसको, मैं क्या कहता हूँ, देखो यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड में जो है एक फोर्स है M2G इसके ऊपर, और यहाँ पर एक फोर्स लगेगा N, नॉर्मल रेशन फ्रॉम द सरफेस टू सरफेस। यहाँ पर M2G M1G है, और यहाँ टेंशन है। टेंशन तो इस, अगर ब्लॉक के लिए बात करें टेंशन इधर लगेगी, और इस पुली के लिए बात करूं तो टेंशन इधर लगेगी। तो इस पुली के लिए बात करूं तो यहाँ पर टेंशन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इस ब्लॉक के लिए बात करें तो टेंशन ऐसे। तो टेंशन हमेशा पेयर में लगती है, तुम ऐसे लिख सकते हो उसको।
और टेंशन एक इंटरनल फोर्स भी है। तो यहाँ पर जो तुम्हें केस जो दिखाई देता है, इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ दिखाई देता होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स से मतलब है कि जिस फोर्स की वजह से मूव करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो M2G इसको मूव नहीं करा सकता। M2G जो है वो सरफेस के ऊपर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो मोशन, ये इसका पूरा मोशन ना कुछ ऐसे है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है, तो इसका पूरा मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये ए से इधर जाता है, तो ये ए से इधर जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो इस केस में हम अनबैलेंस्ड फोर्स देखते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स कितने हैं, जिसकी वजह से पूरा मोशन होता है, तो वो फोर्स है शायद M1G। अगर ये M1G ना होता, ये M1G ना होता, शायद मोशन नहीं होता, कोई मोशन होने के चांसेस नहीं थे। तो M1G की वजह से मोशन होता है, तो हम लिखते हैं M1G अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स लिखने। अगर मैं प्रीवियस केस की बात करूं, प्रीवियस केस की बात करूं, अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते थे। एक साइड M1 एक साइड M2 है, M2 माइनस M1, सॉरी M2 इज ग्रेटर देन M1। अगर ऐसा हो जाता कि M1 और M2 सेम होते तो शायद ये मोशन नहीं होता। तो अनबैलेंस्ड कितना फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है भाई, इसका फोर्स M2G है, इसका फोर्स M1G है। अगर M2G और M1G दोनों इक्वल हो जाते डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो शायद ये पुली मास सिस्टम हमेशा रेस्ट पर ही रहता, पर अभी तो रेस्ट पर नहीं है। तो यहाँ पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ अनबैलेंस्ड फोर्स, जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर दिखाई देता है, अनबैलेंस्ड फोर्स इज M2 माइनस M1 इंटू G। बताइए, ये समझ में आएगा अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे लिखना है। यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स मैंने लिखा सेकंड केस में, अनबैलेंस्ड फोर्स सेकंड केस कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, है ना, if the acceleration of both the blocks is same or connected through a single string, then acceleration is unbalanced force upon total mass। तो M1G डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये तुम्हारा आंसर है। ऐसे ऊपर भी तुम लिख सकते थे। ऊपर हमने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन, यहां से मैं लिखना चाहूँ तो सारी कहानी तो ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अनबैलेंस्ड फोर्स M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइड बाय टोटल मास। और यही आया, देखो यहाँ पर। तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, FBD पता तो होना चाहिए ना कि कैसे आया है। तो एक बार इसका भी FBD बनाते हैं। चलो, FBD से जो नीचे वाली प्रॉब्लम है इसको भी करके देखते हैं। हम क्या कहते हैं कि एक M1 है, एक M2 है और एक पुली है। तीन चीज दिखाई दी। पुली जो है मासलेस है, दोनों साइड स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी। एक स्ट्रिंग यहाँ कनेक्ट है, पुली के यहाँ पर कनेक्ट है। M2 से स्ट्रिंग ऐसे कनेक्ट है, M1 से इस तरह से कनेक्ट है। फिर टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स दिखाता है, टी बाहर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, आउटवर्ड फ्रॉम द ब्लॉक, ये सब टेंशन लगा दी। पुली जो है वो किसी क्लैंप से यहाँ कनेक्ट भी है, तो कई बार पूछ लेते हैं क्लैंप का फोर्स कितना है। तो ये क्लैंप है जिसके थ्रू स्टेबल से इसको कनेक्ट किया हुआ है। और कौन कौन से फोर्सेस, सारे फोर्स लगा दो, कहते हैं एक तो डाउनवर्ड M2G है, और ये टेबल के ऊपर रखिए तो टेबल में नॉर्मल भी दिया होगा इसको। इसके ऊपर एक M1G डाउनवर्ड है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड A है और इसका एक्सेलरेशन A इस तरफ है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी सेम। FBD समझ में आया क्या? तो इक्वेशन लिखो। फर्स्ट ब्लॉक की इक्वेशन लिखता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मोशन है तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेता हूँ मैं, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 है, इक्वेशन नंबर 1। इसकी इक्वेशन लिखेंगे, वर्टिकल में तो कोई मोशन ही नहीं है इसका, टेबल के ऊपर रखा हुआ तो M2G माइनस N, डाउनवर्ड पॉजिटिव या अपवर्ड नेगेटिव तो M2G माइनस N, क्योंकि रेस्ट, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं तो रेस्ट पर हो गया। तो एक इक्वेशन लिखते हैं इसकी, इसका मोशन जो है M2 का वो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो लिखता हूँ T इज इक्वल टू नेट फोर्स T है along the horizontal, force on block M2 is T only, then T is equal to M2
ऑफ ए m2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन आपस में कैंसिल कर दो, t से t कैंसिल हो जाता है, तो मैं दिखाई देता है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और t तुम्हारा जो होगा, टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, t तो t जो है तुम्हारा m2 a के इक्वल है, तो m2 तुम्हें पता है m2 a मतलब m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू c। ये टेंशन आ गई, समझ में आया क्या? हाँ जी, सर तो आपने सबसे ऊपर करना चाहिए, क्या सबसे ऊपर करना चाहिए पेज के ऊपर। और हाँ सर आपने जो ये पुली बनाई है सामने एफ ऊपर और दो टेंशन नीचे, हाँ सर ये इसे मान लो अगर यहाँ मास लगा होगा तो ये जो टेंशन होगी वो तो ऊपर जो टेंशन लग रही है उसको बैलेंस कर रही होगी, फिर ये एफ जो है वो m1 प्लस m2 इंटू जी नहीं आना चाहिए। क्या f जो है, सर ये जो ऊपर वाला जैसे जो नीचे जो दो टेंशन लग रही है, आपने कहा था कि टेंशन हमेशा पेयर में लगती है। हाँ अब जो टेंशन जो एक तो ब्लॉक के ऊपर की तरफ लग रही होगी, ये जो टेंशन नीचे की तरफ है ये उसको बैलेंस नहीं कर रही, हमें क्या पता है कि ये इस वो m1 की को बैलेंस कर रही है, ऊपर वाले टेंशन को बैलेंस कर रही नहीं नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन है, आया, ये बात आई कहाँ से निकल के? टेंशन ऐसे लगती है, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी है, और टेंशन एक काम करती है, सबको खींचती है, ये इसको ऊपर खींच रही है, इसको इसको नीचे खींच रही है, इसको नीचे खींच रही है, इसको ऊपर खींच रही है। अगर तुम कहोगे इसके डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो अब तो तुम m1 के ऊपर टेंशन ऐसे लगेगी और पुली के ऊपर ऐसे लगेगी, फिर तो ये टेंशन तो ये पुल कहाँ कर रही है, m1 को पुल कर रही है कि पुश कर रही है? है। हम इन दोनों को टेंशन को कैंसिल नहीं कर सकते, क्या? ये दोनों टेंशन को कैंसिल नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता, टेंशन तो पूरी स्ट्रिंग में रहती है और हर चीज के ऊपर फोर्स लगाती है, ऐसे पेयर में ऐसे बनाते हैं इसको टेंशन को। पुली के लिए डाउनवर्ड है और m1 m2 के लिए अपवर्ड है। एक स्ट्रिंग को तुम अपने हाथ में लो, उसको खींच के रखो, उसमें कैंसिल क्या करेगी? टेंशन तो प्रेजेंट है ना उसके अंदर, टेंशन तो हमेशा रहेगी उसमें। एक स्ट्रिंग अपने हाथ में लो, दोनों हाथ में पकड़ लो, उसको खींच करके रखो, तो क्या तुम टेंशन कैंसिल करने का मतलब पता है क्या? उस स्ट्रिंग लूज पड़ गई, तुमने खींच के रखी हुई, लूज पड़ेगी क्या वो? नहीं पड़ेगी, तो टेंशन तो हमेशा रहेगी उसमें। एक दूसरे को टेंशन कैंसिल नहीं करती, पेयर में लगती टेंशन हमेशा हर चीज को पुल करती है, जिससे भी कनेक्ट हो गई नहीं उसको पुल करेगी, उसका मतलब ये है। ठीक है, यस एक चीज और थी यहाँ, तुम अभी तो इन चीजों को भी एनकाउंटर करते हैं हम लोग। सपोज ये जो फोर्स है ना, ये मैं मान लेता हूँ ये F1 है, F1 वेक्टर में लिख रहा हूँ उसको, ये F2 है, F2 जो है वो T के इक्वल है बट डाउनवर्ड है, F1 जो T के इक्वल है बट राइट साइड में, और इस क्लैंप ने जो फोर्स लगाया होगा, इसने भी कुछ फोर्स लगाया F3। तो मैं फिर वेक्टर में लिखता हूँ, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, तीनों फोर्स हो गए, तीनों फोर्स हो गए तो इज इक्वल टू, बिकॉज ये पुली ना रेस्ट पर रहती है ना, तो उसका अपवर्ड कोई मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है, लेफ्ट ना राइट, कहीं नहीं जाती पुली, तो रेस्ट पर है, तो सारे फोर्सेस का सम F1, समझ रहे हो F1 क्या है? F1 इज द टेंशन, टेंशन टुवर्ड्स राइट, F2 इज अ टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और F3 जो क्लैंप ने इसको फोर्स लगाया हुआ, हमें पता भी नहीं किधर लगाया होगा, क्लैंप का कितना फोर्स और किस साइड में चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि एक F1 लगा, एक F2 लगा और एक F3 लगाया क्लैंप ने, ये सब मिलके 0 होने चाहिए। तो F3 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ F1 प्लस F2, और F1 F2 को ऐड कर लो। F1 F2 कितना है? कहते हैं F1 में दो फोर्स हैं, एक F1 ये है और F2 ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये आएगा F1 प्लस F2। F3 जो है वो इसके इक्वल है F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? टी ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? मोड ऑफ F1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90, तो t√2 लिख दूं क्या इसको? बताइए सही है क्या ये? t√2 किस साइड है, किस साइड है? F1 प्लस F2 किस साइड है? ऑपोजिट टू द F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 तुम्हारा इस साइड है, देखो ये रहा F1 प्लस F2, इसके इधर फोर्स लग रहा है, ये F3 है, F3 is opposite to F1 plus F2
and is equal to t root 2. F1 is t, F2 is t, F3 is t root 2, and direction of F3 is opposite to the direction of F1 plus F2, and F1 plus F2 can be calculated or can be obtained by using parallelogram law of vector addition. तो F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, F3 भी आ गया. बताइए सही है क्या यहाँ पे? बताइए. हाँ जी, आगे चलें. Yes. एक केस और डिस्कस करते हैं. एक पुली है, यहाँ से एक मास हैंग किया हुआ है. सपोज ये M1 है, एक मास यहाँ भी हैंग किया हुआ है M2. तो इसका कितना होगा? इसका मोशन, सपोज हम ऐसे मानते हैं कि इसका मोशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए है, तो इसका अपवर्ड डायरेक्शन में ए होगा. अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या दिखाई देता है, इस पर बताओगे जरा मुझे, जो तुम्हें कुछ समझ में आया हो अब तक. अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स अगर तुम्हें पता लग जाए तो डायरेक्ट लिख सकते हो एक्सेलरेशन कितना है. देखिए फोर्सेस जो मुझे दिखाई देते हैं, इसका मोशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g, इसकी वजह से मोशन होगा. टेंशन को हम कंसीडर नहीं करते. टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स. जितना इक्वल ऑपोजिट हमेशा पेयर में लगते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करती है नेट मोशन. इंटरनल फोर्स एक तरह से. तो ये मोशन में ला सकती चीजों को. तो ये m1 है और ये m2 है. m2 के ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा होगा, m2 के ऊपर इधर एक फोर्स है m2g sin थीटा. पता है ना ये बात. इधर एक फोर्स है m1g sin थीटा. एक टेंशन इधर है t, एक टेंशन अपवर्ड ये t है. पुली के लिए बात करें तो एक टेंशन इधर और एक टेंशन इधर है. यहीं पर एफबीडी ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये जो है नॉर्मल डायरेक्शन मिलता है इसको सरफेस से. अब perpendicular to the surface of inclined plane there is no motion of the block m2. that means n normal direction is equal to m1g sin थीटा. ये बात ठीक है? बताओ ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, फ्रिक्शन में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी. ये पॉइंट समझ में आया? नॉर्मल डायरेक्शन इज m2 है. ये m2 है और ये m2 हो गया. हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था क्या? कॉस होगा सर. क्या? सर वो कॉस होगा सर. हाँ, इकोस. तो नॉर्मल डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हम क्योंकि हमें आगे जैसे से आगे बढ़ेंगे हम फ्रिक्शन को यहीं पर ऐड करते जाएंगे, तो फ्रिक्शन जब आएगा तो नॉर्मल डायरेक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है. हाँ जी, अब देखो अनबैलेंस्ड फोर्स अब कितना दिखाई दे रहा है, अब बता दो अनबैलेंस्ड फोर्स कितना दिखाई देता है. m1g माइनस m2g sin थीटा, यही ना. तो एक्सेलरेशन कितना होगा पूरे सिस्टम में? इसका डाउनवर्ड होगा, इसका इंक्लाइन अप टू द इंक्लाइन प्लेन होगा. दैट इज एक्सेलरेशन. अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हो तुम m1 माइनस m2 sin थीटा इनटू g डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2. वैसे तुम्हारा आंसर है. चलिए ये तो ठीक है, तुमने लिख दिया. और एक बार इसका एफबीडी और चेक कर लेते हैं. एफबीडी शायद तुम्हारे सामने है. मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा. इसकी इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो इसकी इक्वेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a. क्वेश्चन नंबर 1. इसके लिए लिख तो अपवर्ड जाता है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो अप जो साइड है, इंक्लाइंड अप जो साइड है, वो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं. दैट इज t माइनस m2g sin थीटा इज इक्वल टू m2a. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ठीक है.
एक और करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, फिर आगे चलेंगे। थीटा इज 30 डिग्री पर मैं इसको ए बी सी है, ए बी सी को रहने देते हैं, M1 M2 M3 लिख लेते हैं, M1 M2 M3। हाँ, पॉइंट ए, पार्ट ए मतलब फाइंड M3 if all system is at rest. M1 M2, M1 is 1 kilogram, M2 is 2 kilogram and theta is 30 डिग्री। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि यहाँ पर ना दो स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग ये है जो पुली M2 और M3 से कनेक्ट है, एक पुली है, एक स्ट्रिंग ये है जो M1 M2 से कनेक्ट है। तो इसमें टेंशन मैं लेता हूँ T1 और इसमें T2। डायरेक्शन जो है वो तुम ले सकते हो। अब पुली के लिए किस साइड होगी, ब्लॉक के लिए किस साइड होगी, वो तुम देख लोगे अपने आप, है ना, वो चीज मैटर बाद में करती है। तो फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ M1 M2 को। मैं अगर इसकी एफबीडी यहीं पर ड्रॉ कर दूं तो पूरे सिस्टम का मैं इसको लिखता हूँ, इसमें टेंशन T1 तो T1 इधर आ गया, इसमें भी टेंशन T1 रहेगी, T1 इधर आ गया, इसमें टेंशन T2 इधर आ गया। इसके लिए देखेंगे तो T2 इधर होगा, पुली के लिए देखेंगे T2 इधर होगा, इसके लिए देखेंगे T2 इधर होगा। इधर एक M1G sin थीटा काम करेगा, इस तरफ भी एक M2G sin थीटा काम करेगा, इधर M2G cos थीटा काम करेगा, इधर M1G cos थीटा काम करेगा, इधर नॉर्मल फर्स्ट, नॉर्मल N1, इधर नॉर्मल सेकंड, नॉर्मल N2। बताइए, ये चीज सारी समझ में आई क्या? Yes, sir. अनबैलेंस्ड फोर्स बताओ कितने हैं? अनबैलेंस्ड, बिकॉज द सिस्टम इज एट रेस्ट, तो अनबैलेंस्ड फोर्स इस बार 0 है। बोलोगे कैसे? कितना होगा बताओ, कितना होगा डाउनवर्ड कितना? देखो, इधर जो एक फोर्स है वो M3G है, और उधर जो मोशन में लेके आने वाला फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स जो है वो है M1G sin थीटा अलोंग द प्लेन, और एक M2G sin थीटा। टेंशन को हम काउंट नहीं करते इस चीज में, तो मैं लिखता हूँ, तुम बताना सही है कि नहीं है, M1G sin थीटा प्लस M2G sin थीटा इज इक्वल टू M3G। बताओ सही है क्या ये? और Yes. यहाँ से हमारे पास आता है M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, जी से जी कैंसिल हो गया, और साइन थीटा कॉमन। थीटा इज 30 डिग्री दे रखा है तुम्हें, और M1 M2 भी दे रखे हैं, तो M3 तुम्हारा हो गया 1 + 2 × 1/2 इज 3/2 किलोग्राम। ये चीज तुम एफबीडी से भी कर सकते हो। अगर मैं एफबीडी लिखना चाहूँ, इक्वेशन लिखता हूँ मैं शॉर्ट में, जल्दी जल्दी बताना मेरे को, इसकी इक्वेशन बताओ। रेस्ट पर है तो T1 इज इक्वल टू M3G, नेट फोर्स इज 0 या नहीं? तो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी तो रुका हुआ है ये। बताइए सही है ये बात? ये है 4M3, ये M3 की इक्वेशन है। अब M2 के बारे में बताओ, तुम लोग बोल के बताओगे मुझे क्या होगा M2 के बारे में। 4M2 क्या लिखोगे? M2 के बारे में क्या लिखोगे तुम बताओ? M2 की इक्वेशन लिखवा दो। T1 equals to T2 plus M2G sin theta. वेरी गुड। T1 equals to T2 plus M2G sin theta. Similarly for M1 के लिए क्या लिखोगे? T2 is equal to M1G sin theta। अब जो भी कुछ तुम्हें चाहिए हो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी, M1। इसी में एक पार्ट और ऐड कर दिया, इसी में एक पार्ट और भी है, वो मैं second part of this question is, if the mass of C is twice the mass of calculated in part A,
पार्ट ए में जो मास कैलकुलेट किया गया है, अगर उसका मास सी का मास उसका डबल है, इसका मतलब ये हो कि m3 इन द पार्ट बी इज 3 किलोग्राम। ये गिवन है। इफ m3 इज 3 किलोग्राम, ये गिवन है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। मेरे हिसाब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, है ना? इसमें पूरा सिस्टम किधर जाएगा भाई? 3/2 किलोग्राम था ना m3, अगर 3/2 1.5 किलोग्राम होता है तो पूरा सिस्टम रेस्ट पर रहता है। बट m3 इज डबल ऑफ द 1.5, दैट मीन्स 3 किलोग्राम। तो फिर पूरा सिस्टम किधर जाएगा? ये m3 नीचे ले आएगा इसको। अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स बता दो बस। Unbalanced force, last time it was 0. Unbalanced force, if m3 is double of 1.5, if m3 is 3 kilogram, नहीं ऐसे कैलकुलेट मत करो, वैसे ही बोलो तुम लोग, है ना? इन टर्म्स ऑफ m1 m2 m3 कैलकुलेशन चक्कर मत पड़ो, वो बाद में हो जाएगी कैलकुलेट, वैसे बता दो। सर m3g माइनस m1g साइन थीटा माइनस m2g साइन थीटा। हाँ बिल्कुल सही है। ये कंफ्यूजन है कि तुम लोगों को इसमें बताना है क्या? ये तुम्हें मतलब बताऊं क्या कैसा है? ये पता है सबको? हाँ जी, तुम आगे देखो, कुछ नहीं बोल रहे तुम लोग, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें आता है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अब ये डाउनवर्ड लेके आएगा, डाउनवर्ड फोर्स में ड्राइविंग फोर्स डाउन, ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा अगर ये मास तुम्हारा 1.5 से ज्यादा है तो m3g डाउनवर्ड, और ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं जो रोक रहे हैं इसको, m1g साइन थीटा और m2g साइन थीटा है। तो m3g माइनस m1g साइन थीटा माइनस m2g साइन थीटा इज अनबैलेंस्ड फोर्स, जो कि बैलेंस नहीं हुआ है किसी से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तुम लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, m3g माइनस m1g साइन थीटा माइनस m2g साइन थीटा डिवाइड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन आ गया। एफबीडी यूज करके तुम एक्सटेंशन भी लिख सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चंस में बहुत बार लिख चुका। But the tension at each point in the string is same if the string is massless. ये कंडीशन होती है स्ट्रिंग का मास नहीं होता, और स्ट्रिंग का मास होता तो टेंशन सेम नहीं होती। एक क्वेश्चन हम करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही, इसकी स्टेटमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, तुम समझ जाओगे क्वेश्चन देख करके क्या है ये। एक ब्लॉक है ऑफ मास, कल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन HCV से तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। हर तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ मैं आज, फ्रिक्शन एक्सक्लूड करके। ये एक स्ट्रिंग है और ये रोप है सपोज ऑफ मास m, और ये कोई पर्सन है, इसको इसको खींच रहा है। ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M being pulled with the help of string of mass small m, length is L. The horizontal force applied by the man on the string is F. Horizontal force applied by the man
on the string is F. इसके पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है फोर्स exerted by the string on the block. इसमें कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग ने मास के ऊपर कितना फोर्स लगाया। तो हमें तो पता नहीं है कितना फोर्स लगाया है, उसको अलग अलग कर लेते हैं, एफबीडी बनाते हैं इसका। जो पर्सन ने जो फोर्स लगाया था वो एफ था, एफ स्ट्रिंग के ऊपर वो एफ था। अब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग और ब्लॉक आपस में कनेक्ट है, तो स्ट्रिंग ने जो है उसके ऊपर फोर्स लगाया। देखिए ये डिस्कनेक्ट कहाँ पर डिस्कनेक्ट, तुमने सुना था पूरा। ए पर्सन सपोज इज अप्लाइंग सपोज कि उसने गिवन है ए पर्सन इज अप्लाइंग ए फोर्स एफ ऑन द स्ट्रिंग, ये हमने ड्रॉ किया यहाँ पर ये, और हम मानते हैं कि स्ट्रिंग ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया एफ प्राइम, कॉन्टेक्ट में है, तो ब्लॉक ने वापस लगाया एफ प्राइम, और ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में है। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी ए होगा, जितना ये स्ट्रिंग मूव करेगी उतना ये भी मूव करेगा, ब्लॉक भी। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज सेम, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन से लिख सकते हो, एक्सेलरेशन तो वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज अनबैलेंस्ड फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग, देखो कोई अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल के अलोंग मोशन है तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा है, एक ही फोर्स जो पर्सन ने लगाया उसको कोई रोक ही नहीं रहे। अनबैलेंस्ड फोर्स इज एफ डिवाइड बाय एम प्लस एम, ये चीज क्लियर है क्या, ये चीज ठीक है। Yes. तो इसके अब इसकी इक्वेशन लिखें, इसकी इक्वेशन ब्लॉक की इक्वेशन लिखो, ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी। आप वर्टिकल में तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर ब्लॉक की इक्वेशन बनेगी कि एफ प्राइम इज नेट फोर्स, यही है, एफ प्राइम इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और इक्वेशन क्या बनेगी, एफ माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तुम्हें ए तो तुम्हें डायरेक्टली लिख लिया, वैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से एफ ही आ जाएगा, 1 into है ना, 1 into इनको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन तुम्हें दे देगा, और एफ प्राइम कितना रहेगा, एम टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज एफ बाई एम प्लस। ये आ गया भाई फोर्स, समझ में आया क्या। सेकंड पार्ट जो कैलकुलेट करना है इसमें, सेकंड इज फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। ये एक ब्लॉक है, इसको एफ फोर्स इधर लगा, और कुछ दिया नहीं है, इसका मास m है और उसका एक्सेलरेशन जो a है, इस साइड एक्सेलरेशन a है इसका। इधर एक फोर्स लगता है f प्राइम, कहते हैं बीच में मिड पॉइंट पर टेंशन कितनी, तो हमने कहा ठीक है इसको मिड पॉइंट से ब्रेक कर लेते हैं।
ये मिड पॉइंट है, ये एफ प्राइम है। एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, ए एंड ए। मास दोनों का अलग अलग हो गया इस बार, m/2 टोटल मास तो m था। मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ कि दोनों इक्वल मास है। अब जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पर टेंशन T थी, तो टेंशन जो है ना, टेंशन हमेशा पुल करती है, तो इसके ऊपर टेंशन का फोर्स इधर लगेगा T, और इधर इसके ऊपर लगेगा इस तरफ T। तुम्हें बताना है T कितना है, बस इक्वेशन लिखता हूँ, F - T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A। तो T इज इक्वल टू F - m/2 F - m/2। A हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, A कितना है, F/m + m। तो टेंशन एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू F - mf/2 टाइम्स ऑफ m + m। ठीक है क्या, बताइए। Yes, sir. सी पॉइंट है, इसी तरह का है, इसी तरह का सी पॉइंट है। फाइंड द टेंशन at a distance x from the end at which force is applied। तो ये हमारी स्ट्रिंग, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग ऐसे है, ये लेंथ L है, यहाँ पर फोर्स है F, यहाँ से x डिस्टेंस ये चले गए, इस पॉइंट पर टेंशन कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है, L - x। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, हमें पता है। और उससे भी हमने टेंशन लगाई थी F प्राइम, हालांकि वो नॉन है, हम लिख भी सकते हैं उसको। तो हम इसको लिखते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ L - x, और ये दूसरा पार्ट है स्ट्रिंग का x। यहाँ पर एक फोर्स है F, और यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर F प्राइम। एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, और A तुम्हें पता भी है कि A हम कैलकुलेट कर चुके, दैट इज F/m + m। इसका मास कितना है, लिखते हैं इसको मास। इसका मास मैं लिखता हूँ mx, इसका मास मैं लिखता हूँ m of L - x। मास कितना होगा इसका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ L है, लेंथ L है, तो इसका मास का स्मॉल m है। तो पहले मैं mx लिखता हूँ, mx इज m/L into x। इस क्लियर है क्या, मास ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ x। ये चीज सही है क्या, yes sir, अगर मास में पता है तो इक्वेशन लिख लो, F - T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T इज इक्वल टू F - ma। T एट ए डिस्टेंस x इज F - m की वैल्यू पुट कर लो, mx कितना है, mL/x इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज F/m + m, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो टेंशन जो आ जाती है T इज इक्वल टू F, कॉमन ले लिया, 1 - m/m + m इंटू x/L। अब x की वैल्यू अगर तुम L/2 पुट कर दो, x की वैल्यू तुम्हारा हाफ मिड पॉइंट बन जाएगा वो। x की वैल्यू अगर L/2 पुट कर दो तो ये वाला एक वैल्यू हो जाएगी, टेंशन ये आ जाएगी जो प्रीवियस केस में थी। समझ में आया क्या ये,
Yes. मास कैसे निकालना ये बता दे। क्या 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 मास एक्स मास डिस्टेंस का मास। ठीक है ठीक है ठीक। एक्स डिस्टेंस का मास नहीं, मास ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एक्स। ऐसे ही देखिए, मास जो हमारा मास है वो ये पूरी लेंथ एल है, इसका मास m है। लेंथ अगर l है तो मास m है, लेंथ अगर 1 है तो मास कितना होगा m/l, और लेंथ तुम्हारी x थी तो मास कितना होगा m/l इंटू एक्स, मास ऑफ x लेंथ। और ऐसे अगर लेंथ l माइनस एक्स है तो मास कितना होगा m/l इंटू l माइनस एक्स। दिस इज द मास ऑफ लेंथ l माइनस एक्स। ठीक है क्या? यस। एक क्वेश्चन और करते हैं। A body of mass m is hanging by an inextensible string of mass small m. Find the variation of tension in string as a function of the distance measured from the mass m. देखिए, ये एक मास है कैपिटल M, ये एक स्ट्रिंग है ऑफ मास m, और पूरा सिस्टम ऊपर जाता है, फिर से मैं एक्सेलरेशन a। तो बता रहे हैं कि टेंशन है ना, ये सब कुछ गिवन है। फाइंड द वेरिएशन ऑफ टेंशन द स्ट्रिंग। टेंशन पता करनी है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x measured from कैपिटल M। तो हर पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, तो हमें क्या करना है, पहली बात है पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है ना, तो उसके ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड देखो, डाउनवर्ड ये है mg, एक ये है mg, और ऊपर जाने का मतलब कोई फोर्स F तो लग ही रहा होगा इसके ऊपर F। ठीक है क्या ये? अब इस पूरे सिस्टम को ऊपर जाने का मतलब है दिस F जो है ये अनबैलेंस्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं लिखता हूँ F माइनस mg ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया अपॉन टोटल मास इनटू ए। तो यहाँ से तुम्हारे पास ना F आ जाएगा, F जो है वो हो गया m प्लस m इंटू ए प्लस m प्लस m इंटू जी। ये पॉइंट F यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया, ये आ गया, एंड F इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी प्लस ए। ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है भाई इसके ऊपर, तभी ऊपर जा सकता है, अदरवाइज इसका ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्या ये बात? तो सबसे पहले तो यही कैलकुलेट कर लो कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शनल फोर्स कितना लगाया गया ताकि ऊपर चला गया। तो वो एक्स हमारे पास आ गया m प्लस m इंटू जी प्लस ए। बताइए। अपना माइक ऑफ कर दो, माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ कर दो विष्णु। तो ये फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद हम इसको एक्सेलरेशन, तो में गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टेंशन पता करनी है। ठीक है,
देखिए तो ज्यादा तो मैं कुछ करना भी नहीं है। ये हम क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, ये ऊपर एक फोर्स है F, और ये है L माइनस एक्स। उसका सेकंड नीचे वाला पार्ट जो है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, वो है x। तो हम क्या लिखते हैं, इस पॉइंट पर टेंशन पता करनी है ना, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम। तो इस पर जो है टेंशन T है, तो यहाँ भी T टेंशन होगी। तो T, और ये यहाँ पर वो ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक तुम यहाँ लगा सकते हो, ये ब्लॉक है ऑफ मास कैपिटल M। तो चाहो तो इसको T को यहीं से कैलकुलेट कर लो तुम लोग, कि एक्सेलरेशन तो उतना ही रहा होगा। तो टेंशन जो है यहाँ से लिखेंगे, टेंशन जो है T डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हो गया इसका, एक तो इसका वेट होगा नीचे, इसका वेट डाउनवर्ड mg, और इसका वेट डाउनवर्ड, इसका मास पता नहीं कितना है, दैट इज mx इंटू जी। और mx की वैल्यू में जैसे मैंने पहले लिखी थी वैसे लिख रहा हूँ, m/l इंटू एक्स इंटू जी। और एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में तो t माइनस mg माइनस mxg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है क्या? t इज इक्वल टू mg प्लस mxg, नहीं m प्लस m, ये mx प्लस m टोटल मास है ना, पूरा मास है ये, प्लस mxg प्लस m प्लस mxc, एंड t इज इक्वल टू m प्लस mx कॉमन ले लिया, g प्लस है, and tension at any point at a distance x from the capital M or block will be m plus mx is m by l into x into g plus। बताइए समझ में आया? हाँ जी। यस सर। लास्ट क्वेश्चन और है, बस फिर फ्री करते हैं तुम लोगों को। स्यूडो फोर्स वगैरह हम कल स्टार्ट करेंगे, हाँ, पर स्यूडो फोर्स के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस भी कल करेंगे। तुम HCV का फर्स्ट चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आज शेयर कर दूंगा, जो कि तुम्हें इस संडे तक कंप्लीट करना है ना। और उसके असाइनमेंट जो मेन असाइनमेंट होता है ना, जैसे लिंक कंप्रेशन, असर्शन रीजनिंग, सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, सब्जेक्टिव, सब कुछ होगा उसमें। उसमें सिर्फ मेरे 2 टॉपिक रह गए हैं, स्यूडो फोर्स जो कि कल 20-30 मिनट्स का, उसका कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर है, इसमें एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। तो तुम्हारे HCV कंप्लीट कर लो, और 2 या 3 दिन में अपना संडे तक वो भी कंप्लीट कर लो, जो मैं असाइनमेंट आज शेयर करूंगा, बनाऊंगा आज असाइनमेंट, तुम्हें भेज दूंगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर फ्री। क्वेश्चन इज कि एक ए होमोजेनियस फ्लेक्सिबल रोप रेस्ट ऑन ए वेज हुज साइड एज मेक्स एन एंगल अल्फा। एक वेज दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये अल्फा ये बीटा है, एंगल दिए हुए हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रोप लाइज ऑन द अपर रिब सी, ये पॉइंट सी है कोई, और यहाँ पर इसके साथ साथ ना सेंट्रल पार्ट, मतलब हाफ रोप इस साइड है, हाफ रोप इस साइड है, और हाफ रोप इस साइड है, दोनों इक्वल इक्वल लेंथ है, ये रोप है। With what acceleration should the wedge be pulled to the left along the horizontal plane in order to prevent the displacement of the rope with respect to the wedge?
इसका वेज का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए इस तरफ ए, इतना पता करना है। मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर एक तो ये हो गया, दोनों मास सेम है तो m/2 g sin अल्फा, देखना ध्यान से, m/2 g sin बीटा। इधर तुम्हारा m/2 मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर एक फोर्स होगा, इसका अपवर्ड n होगा, उसकी जरूरत नहीं है हमें अभी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं पड़ रहे हैं। इधर n है, इधर m/2 g कोस है, इधर m/2 g कोस, इधर n है। ये सब एक्सेलरेशंस हैं, ठीक है। तुम देख रहे हो कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब इस रोप की टेंडेंसी जो होगी ना, ये रोप इस साइड आएगी, इस साइड से ऊपर जाएगी और इस साइड से नीचे आएगी, ऐसा होगा। पर अगर वेज को किसी एक्सेलरेशन से मूव करा दे तो ये रोप रुक जाती है, ये रोप रुक जाती है। बताओ कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वेज का। तो वेज का एक्सेलरेशन अब ये रुक गई है, अब तुम्हारे वेज का एक्सेलरेशन ए है तो ये रोप रुक गई है। तो मैं इसको एफबीडी को यहाँ बनाता हूँ, एक बार देखना। ये तुम्हारा वेज है, अल्फा एंगल वाली साइड है ये अल्फा, और ये तुम्हारा m/2 g sin अल्फा, इधर t। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन हमारा a इस तरफ है, और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये अल्फा है। और इससे रुकने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक है ना, ये एक्सेलरेशन a है, तो उसका एक्सेलरेशन कंपोनेंट इस तरफ आएगा कि a cos अल्फा। ये चीज ठीक है क्या, a cos अल्फा? बताइए। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा ब्लॉक का इधर a है तो स्ट्रिंग के अलोंग एक्सेलरेशन जो कितना हो गया, a cos अल्फा। बताओ। Yes. तो इसको लिख सकते हैं m/2 g sin अल्फा माइनस t इज इक्वल टू m/2 नहीं है, m/2, हाँ m2 नहीं है, m/2 m/2 a cos अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड को अगर देखें, ये हमारी साइड है, ये बीटा एंगल है, और ये रोप, ऐसे यहाँ रोप बनी हुई है, ये टेंशन टी है। एक्सेलरेशन पूरा का पूरा एक्सेलरेशन इधर है ए, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोप ऐसे रखी हुई, तो इस लाइन के अलोंग हम लिखें तो a cos बीटा इसका एक्सेलरेशन आएगा। ये a है तो उधर a cos बीटा चला गया, और ये टेंशन जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, पॉइंट है जो रिब सी है, सी रिब के ऊपर, सी रिब के ऊपर जो ये टेंशन है, ये टेंशन तुम्हारी टी है, और इधर जो फोर्स है वो है m/2 g sin बीटा। हालांकि नॉर्मल वगैरह है यहाँ पर, ये नॉर्मल है, ये m/2 cos है। तो अब देखें स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है वो a cos बीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैं लिखता हूँ t माइनस m/2 g sin बीटा इज इक्वल टू m/2 a cos बीटा। इसको ऐड कर दो। m/2 g कॉमन लेते हैं, m/2 g कॉमन, sin अल्फा माइनस sin बीटा, m/2 a यहां से भी कॉमन आ गया, cos अल्फा प्लस cos बीटा कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ द वेज टुवर्ड्स लेफ्ट शुड बी sin अल्फा माइनस sin बीटा डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस cos बीटा इंटू जी। समझ में आया क्या? बताइए, समझ आया? बोलो। यस सर। ठीक है, अब इसी से ना, ये जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम के ऊपर रोप रखी हुई थी,
तो अगर ये तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, अगर तुम्हें ऐसा लगा है ना, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स और नॉन नेचुरल फ्रेम। तो कल देखना, इसको फिर से करेंगे एक बार, हम याद दिलाना मेरे को। पहले हम लोग वो करेंगे, फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, स्यूडो फोर्स वगैरह, तो उसकी एप्लीकेशन ना इसके अंदर अप्लाई करेंगे। देखना, ये जो आपने आज किए है, ये हम लोग किया है नॉन नेचुरल फ्रेम, सॉरी नेचुरल फ्रेम से। कल हम लोग इसको करेंगे नेचुरल फ्रेम से, और दोनों में डिफरेंस भी चेक करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं कल दोबारा सोल्व करूंगा दोनों ही मेथड से, और दोबारा देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या था, और कभी कभी कौन सी अप्रोच सिंपल हो जाती है, कभी कोई अप्रोच सिंपल होती है, वो कल हम चेक करेंगे। ठीक है, आज की क्लास ओवर। कल तुम्हारी क्लास का टाइम कल चेंज हो सकता है, मुझे कोई काम हो सकता है सुबह, तो जो भी कोई टाइम होगा कल तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे क्लास से पहले पहले। ठीक है, तो हो सकता है कल तुम्हारी क्लास जो इवनिंग टाइम में हो। ठीक है, अभी तुम मीटिंग लीव कर सकते हो, कल मिलेंगे।